नमस्कार, मैं अनु त्रिपाठी। आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसे बड़ा गौर से सुनना और बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान देना, क्योंकि इसमें हम आपको बहुत सारी जानकारियां देने जा रहे हैं। सबसे पहले जानकारी ये होगी कि अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव ने संसद भवन में अनुदेशक, रसोइया, आशा वर्कर, गांव चौकीदार, होमगार्ड, पीआरडी, इन सभी के लिए आवाज उठाई। समाजवादी पार्टी का यह सराहनीय कार्य लोगों को पसंद भी आ रहा है, कर्मचारी खुश भी हो रहे हैं। हालांकि एक बात तो कहा जा सकता है, जिसे छिपाया नहीं जा सकता, कि समाजवादी पार्टी ने चाहे जो भी किया हो, जैसा भी किया हो, उनका एक अपना अलग एजेंडा है। लेकिन कर्मचारियों के उत्थान के लिए, नौजवानों के लिए समाजवादी पार्टी ने बहुत कार्य किए। आज भी समाजवादी पार्टी पीछे नहीं हटती। यदि किसी की पीड़ा उनके पास पहुंचती है तो उनके साथ माननीय अखिलेश यादव जी खड़े होते हैं। खड़ा भी होना चाहिए, क्योंकि फिर युवाओं की सुनेगा कौन। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में धार्मिक मुद्दों पे चर्चा होती है, बुलडोजर बाबा पे काम होता है। जो कार्य कर्मचारियों के प्रति होना चाहिए वो नहीं होता है। अब आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग उल्टी सीधी खबरें देख देख कर बड़े गुमराह हो जाते हैं। मैं समझाते समझाते परेशान हूं और लोग भ्रमित हो जाते हैं। फिर भ्रमित होकर हमें मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे, फोन करेंगे कि भैया वेतन कब बढ़ रहा है। तो पहले तो आप एक चीज अच्छी तरह समझ लो कि सरकार ने आउटसोर्सिंग का तो क्लियर कर दिया है कि भाई हम आउटसोर्सिंग को निगम के द्वारा हम भर्ती करेंगे। संविदा कर्मियों के लिए उन्होंने एक सार्वजनिक शासनादेश तो जारी कर दिया, परंतु अभी तक यही क्लियर नहीं हो रहा कि इनका कब सुना जाएगा, इनके लिए कब सुनेगी सरकार। 5 लाख का आयुष्मान बीमा, पहले एक बात क्लियर समझ लेना, संविदा कर्मी के तहत कौन कौन आता है? होमगार्ड, पीआरडी, अनुदेशक, आशा बहू, रसोइया, गांव का चौकीदार, ये सब आपके संविदा कर्मी में आते हैं। इन संविदा कर्मियों को 5 लाख तक का बीमा सरकार दे रही है, जो कि अभी तक इन लोगों को नहीं मिलता था। लेकिन चलिए मैं एक तौर पर कह सकता हूं कि ये कहीं ना कहीं छोटा सा झुंझुना सरकार ने दिया, ठीक है, जो भी है मिल रहा, अच्छी बात। लेकिन यहां पर स्वास्थ्य बीमा से नहीं बल्कि पैसों से काम चलेगा, क्योंकि अगर धन नहीं तो काम कैसे होगा। मैं सरकार को यही बताना चाहता हूं कि गांव के चौकीदारों की भूमिका बहुत ही अहम होती है। उस भूमिका को सरकार और ये नेता, ये अधिकारी क्यों नहीं समझना चाहते। चौकीदार 30 दिन की ड्यूटी करता है गांव में, लेकिन उसकी 2 ड्यूटी दिखाकर उसे लॉलीपॉप 2500 का दे दिया जाता है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी तरह से रसोइयां जाने कितने लोगों का खाना बनाती हैं, इनको 1500 से 2000 रुपए पकड़ा दिया जाता है। पीआरडी वाले परेशान है, रात दिन धरना भी किए, कोर्ट अदालत भी चल रहा है, कोई अता पता ही नहीं लग रहा। 12,000 को 12,000 ही अटके। 18,000 की भी घोषणा हुई थी, लेकिन वो अभी तक लागू नहीं हुआ। अब आप सोचिए, उत्तराखंड में चले जाइए, वहां तो पहाड़ी इलाका है, इतना खतरा जानवरों का है, वहां का चौकीदार को 2,000 रुपट्टी मिल रहा है। पंजाब चले जाइए, 1250 1300 रुपए मात्र मिल रहा है। ऐसे हालात कई जगह पर बने पड़े हैं, लेकिन वहां की सरकारें इस पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही। जबकि मौजूद समय में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर वेतन बढ़ा दिया। ऐसे कई प्रदेश हैं जहां पर चौकीदारों का सम्मानित वेतन है। लेकिन आखिर ये भेदभाव क्यों? भारत का चौकीदार एक चौकीदार है, तो उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, पर सरकार करती है। प्यारे मित्रों, बहुत एक सीधी बात समझ लेना,
सरकार की हमेशा मंशा होती है कि कैसे झुंझुना पकड़ाया जाए। मैं सरकार की कुछ नीतियों से बहुत परेशान रहता हूं। भाई, आपने 5 लाख का बोल दिया कि इंश्योरेंस मिलेगा, बीमा मिलेगा। अरे हमारे चौकीदारों को बीमा की अभी जरूरत नहीं है, वो अपना इलाज खुद करा सकते हैं। इन्हें जरूरत है 15,000 मानदेय की। तो महाराज, इसे कब लागू किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा कि 2017 में 10,500 का झुंझुना पकड़ा करके और अभी तक कुछ नहीं हुआ। कहीं ये चुनावी एजेंडा तो नहीं? इसे भी हम कुछ कह भी नहीं सकते। कई बार क्या होता है कि जब चुनाव का माहौल आता है तो इस तरीके की स्कीमें बना दी जाती। लेकिन हम समस्त कर्मचारियों को एक बात कहेंगे कि यदि आप शांति भाव से बैठ जाएंगे तो हर काम नामुमकिन होगा। लेकिन अपनी जागरूकता को बढ़ाते रहेंगे, अपने हक अधिकार के लिए खड़े होते रहेंगे, सरकार से बोलते रहेंगे, तो सरकार को मजबूर होकर आपको देना ही पड़ेगा। मैं वही ग्राम चौकीदारों को समझाना चाहता हूं कि गुमराह मत होइए। ऐसे ऐसे आपके विभाग में अपने आप को नेता तो कहते हैं, पर उनके थाने के लोग उनके साथ नहीं है। यूट्यूब पर जिनको वाई का पता नहीं था कि यूट्यूब का वाई क्या होता है, सीख सीख कर हमारे द्वारा और अपना चेहरा हाईलाइट करके आज हम पर भौंकने वाले लोग कहते हैं कि अन्नू त्रिपाठी के पदाधिकारी मत बनना, तुमको जेल हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन फर्जी है उसको चेक करवा लेना। तो पहले तो उनको अपने गिराबान में ये देखना चाहिए कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन तो रिजेक्ट कर दिया गया। तहसील स्तर का रजिस्ट्रेशन कभी ना तो कार्य आता है और ना ही सरकार तक पहुंचता है, इस बात को याद रखना। एक साधारण पेपर और एक तहसील स्तर का ज्ञापन सरकार तक नॉर्मल तरीके से आप पहुंचा सकते हो, जैसे एक आम जनता के तौर पे, लेकिन आप सोचो संगठन के माध्यम नहीं पहुंचेगा। क्योंकि तहसील स्तर का जो भी रजिस्ट्रेशन होता है वो जिले के अंदर ही मान्य होता है कि जिले में आप कोई मीटिंग करना चाहते हैं, जिले में आप संगठन बनाना चाहते हैं, आप पूरे यूपी में नहीं बना सकते। और ये अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतलब होता है जब आपका संगठन एक ऑथराइज्ड कंपनी से रजिस्टर्ड हो, सरकार के अंतर्गत हो। संगठन 2 प्रकार के होते हैं, गैर सरकारी और सरकारी। इनसे पूछा जाए, इनसे पूछिए कि आप लोग जवाब मांगिए कि इनका कौन सा संगठन है, इनको जवाब नहीं आएगा। तो ये तो बात देखो, आपको गुमराह कर रहे हैं, बहुत सीधी सी बात है। आपको अगर गुमराह होना तो होते रहिए। ऐसे ही मुकदमा के ऊपर मैं लगातार चिल्लाता रहा हूं, हे भगवान मान जाओ, फ्रॉड हो रहा है तुम्हारे साथ, लेकिन लोगों ने नहीं सुना। लोगों ने कहा अरे पैसा तो मैं दे रहा हूं, तुम्हें कौन सी दिक्कत। तुमने कहा कोई बात नहीं। आज ऐसी मारा काटी पड़ी है कि एक दूसरे को खाने में लोग लगे पड़े हैं, एक दूसरे को ही मारने में लगे हुए हैं। तो ये सब चीजें आपको खुद दिख रही हैं। भाई मैं जो कह रहा हूं ना वो होता ही जरूर है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं अच्छी तरह से कि ये फ्रॉड है या सही है। मैं वही आपसे कहता हूं, ये जो मीठी बोली बोलकर छुरी चला रहे हैं, इनसे सावधान हो जाओ। और आपको अगर ऐसा लगता है कि इन लोगों के संगठन बहुत बड़े वाले हैं, तो खाली बस इतनी चीज क्लियर कर लो कि गैर सरकारी और सरकारी का ही इनसे ब्यौरा मांग लो, नहीं दे पाएंगे। और जब नहीं दे पाएंगे ना, तब भरोसा अन्नू त्रिपाठी पे करना, अन्यथा मत करना। तो ये सब फर्जी रजिस्ट्रेशन कराकर आपको सिर्फ गुमराह करते हैं। जिले स्तर का रजिस्ट्रेशन में राष्ट्र अध्यक्ष बन ही नहीं सकता भाई साहब। आप खाली एक नॉर्मल अध्यक्ष बनकर के अध्यक्षता और नेतृत्व कर सकते हैं। जब आपका संगठन सरकार और भारत सरकार के अंतर्गत रजिस्टर्ड होता है, तब आप एक राष्ट्र अध्यक्ष बन सकते हैं। राष्ट्र अध्यक्ष की मान्यता होती है कि पूरे भारत के चौकीदारों का राष्ट्र अध्यक्ष होता है। लेकिन बात दुर्भाग्य है कि किसको समझाया जाए, क्योंकि इसमें हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो बेचारे इतने सीधे, इतने भोले हैं कि उन्हें बड़ी आसानी से लोग गुमराह कर देते। अभी हमें एक बार पता चला कि कुछ संगठन नियुक्तियों के नाम पैसा वसूली अभियान चला रहे। आप बताइए आप। तो मैं अभी फिर एक बार कह दे रहा हूं, चाहे से बेशर्मी समझो चाहे अच्छा ही समझो, कि भैया किसी भी तरह से ऐसे लोगों को पैसा ना दें। राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति के सदस्य अगर आप हैं या आप हमसे जुड़े हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी है। यदि मुझे आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है तो ये मेरा काम है कि अपने जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उनको हक और अधिकार दिलाना, उनकी नियुक्ति करवाना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी नहीं और ना ही किसी अन्य संगठनों की है। जनपद अमेठी में
निःशुल्क प्रभाव से मैं नियुक्तियों के लिए आदेश करा के आया हूं, जिसमें कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है। 100-200 कागज कार्रवाई में लगे वो मैं नहीं कह सकता हूं भाई, वो आपका काम है, लेकिन इसके अलावा कोई चार्ज नहीं लग रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग 5,000 वसूल रहे हैं, कोई 3,000 वसूल रहा है, ये भैया चल रहा है। तो मैं जितने भी मृतक आश्रित और नियुक्ति वाले हैं, भाई साहब परेशान मत होइए। यदि अनु त्रिपाठी को आप समर्थन दोगे तो मैं आपके लिए खड़ा हूं। यदि कहीं जनपद में मीटिंग होती है, यदि आप अपनी पूरी संख्या के साथ आते हो तो मैं आपका पत्र अवश्य दूंगा और आदेश भी कराऊंगा। अब इससे बड़ा भरोसा मैं आपको क्या दे दूं? जो व्यक्ति आपके लिए हर जगह आपका पैसा बचाने का प्रयास करता है, भाई कोई भी संगठन जब संचालित होता है, जब कोई भी संगठन में कार्य होता है तो सहयोग की जरूरत होती है कि नहीं होती? आप बताइए। यदि कोई धरना किया जा रहा है, वहां पे जो टेंट तंबू लगेगा, क्या अनु त्रिपाठी भरेगा? आप लोगों को ये तो खर्च करना पड़ेगा। और जब मैं ये बात कहता हूं तो कुछ असामाजिक 2-4 लोग हैं जिन्हें ये कहते, अरे अनु त्रिपाठी भी तो धरने पे पैसा ले रहा। इनको ये नहीं पता कि चौकीदारों को कोई जबरदस्ती नहीं बोल रहा। हमारा कहने का तात्पर्य है कि आप लोग फ्रॉड करके कमाते हो। मैं मुंह पे बोल करके बोलता हूं कि अगर देना हो तो दीजिए, नहीं देना तो मत दीजिए। यदि आपको लगता है कि आपका काम है तो सहयोग कीजिए, नहीं करोगे तो इको गार्डन जिंदाबाद भैया, चलो इको गार्डन में, हमें कौन सी आपत्ति है यार। मैं कोई यहाँ ठगी विद्या थोड़ी ना करने आया, मैं कहने आया हूं कि आपका काम यदि होना है तो भाई जो उसमें खर्च आ रहा है वो तो झेलो सब लोग मिलकर भाई। अब इसमें हमने क्या गलत कहा? हम तो भाई खुले मंच पे बात करते हैं। और फिर अगर हमें मान लो किसी व्यक्ति ने 500 दे दिए या 200 दे दिए, अगर उसकी नियुक्ति हो गई फ्री में, तो उसके 5,000 बचेंगे कि नहीं बचेंगे? यदि किसी ने वर्दी अपने संगठन के माध्यम से बनवा ली तो उसके 1,000 रुपए बचेंगे कि नहीं बचेंगे? यदि मेरे संगठन के सदस्य ने अगर कोई मान लो ई रिक्शा किसी भी कंपनी का निकलवाया जिसमें 5,000 का डिस्काउंट हमारा संगठन दे रहा है, अब आप बताइए 200 रुपए से 500 रुपए से आपको 5,000 का फायदा हो रहा कि नहीं हो रहा? ये आदमी क्यों नहीं सोचना चाहता? आदमी बस ये सोचना चाहता है कि अरे 200-400 मेरा चला जाएगा। अरे अगर ये तुम्हारी मानसिकता यदि सोच है तो इस संगठन में कभी विजय प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी लड़ाई है तो आप उसका खर्चा खुद झेलो महाराज। ये खर्चा अनु त्रिपाठी पे क्यों डाल रहे हो? अनु त्रिपाठी आपकी आवाज, अनु त्रिपाठी आपका एक मार्गदर्शक है, आपको समझाता है। ये मैं गुनाह नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे तत्वों से थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा जो आपको एक फर्जी रजिस्ट्रेशन के तहत जोड़कर सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। और अब मैं तो कहता हूं बहुत खुले मंच पे कि मेरे संगठन का लेटर पैड आप कहां बोलोगे, मैं वहां देने के लिए तैयार हूं। और मैं इनको चैलेंज करता हूं कि मैं कह रहा हूं कि अगर तुम्हारी ताकत और हिम्मत है तो उत्तर प्रदेश सरकार के पास अपने लेटर पैड पे बेगारी भेजकर मुक्त करा दीजिए। मेरी क्षमता है, मैं करा सकता हूं, लेकिन दुर्भाग्य है कि जब लोग जागरूक नहीं है तो मैं काय बोल रहा घूमूं। इसलिए मैं जनपद जनपद जा रहा हूं, जनपद जनपद में जहां तक हो सक रहा है उतना बेकारी मैं मुक्त करा रहा हूं। तो भाई आपके पास अजमाने के फंडे बहुत सारे हैं, कौन झूठा कौन सच्चा ये आप खुद जज करिए, ये ठेकेदार नहीं। तो भाई मेरे एक बात कान खोल के समझ लो, ये सोचकर मत बैठ जाइए कि हमारा वेतनवा बढ़ जाए, पता लगा सरकार गुमराह कर देगी तब क्या करोगे आप? शांत भी तो नहीं बैठ सकते। इसलिए 15 तारीख की तैयारी कर रहा हूं, कई जनपदों में जा रहा हूं, तो विनम्र निवेदन करूंगा कि जो आपसे सहयोग बने अवश्य कीजिए। आपका सहयोग, एक एक रुपए का सहयोग, अनु त्रिपाठी से एक एक रुपए का हिसाब ले लो। एक बार चाहिए, बार बार नहीं। क्या ये लोगों ने कभी इस तरह से बोला आपको? नहीं बोला होगा, क्योंकि अंदर अंदर वसूली अभियान चलता है। उससे क्या होता है? घपला। नंबर 2 में क्या होता है? घपला। मैं 1 नंबर में काम करना चाहता हूं। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आज जिस तरह से मुकदमे वालों को लोग टॉर्चर करे, कल को आप मुझसे कहो कि अन्नू भाई मैंने तुम्हें इतने रुपए दिए थे, तुमने क्या किया। हम चाहते हैं कि आपका दिया हुआ धन आपको दिखना चाहिए कि हाँ भाई ये काम में लगाया गया है, आपने दुनिया पे भरोसा किया। अरे एक बार तो विश्वास करके देखो यार, तब तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि ईमानदारी के नेतृत्व कैसा होता है। तो आपको अपना विवेक, अपनी बुद्धि को सही करना पड़ेगा महाराज, अन्यथा ना लूटते ठगते रहेंगे लोग और बर्बाद कर देंगे आपको। इन सब चीजों पे थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए प्यारे मित्रों। हम आपके दुश्मन नहीं, मैं 70,000 ग्राम प्रहरियों की बात करता हूं। ये लोग मुझे अंदर और बाहर की बात करते हैं, मैं इनको कहता हूं तुम्हारे अगर गुदा है तो मुझे चौकीदारों से हटवा दीजिए,
मेरा चौकीदार, मेरे नवयुवा भाई एक तरफा समर्थन अन्नू त्रिपाठी को दे रहे हैं, तभी तो मैं उनकी आवाज उठा रहा हूं, है ना मित्रों। थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए, अपनी बुद्धि और विवेक से काम लीजिए। हकीकत बता रहा हूं कि ये ऐसा समय है, ये समय गवाइए मत, ये समय राजनीति में मत खोइए, ये समय ऐसी जगह लगाइए जहां आपको विश्वास हो आप विजय जरूर हो जाओगे। जय हिंद, जय भारत।